हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल नीट ट्यूब स्मार्ट लर्निंग। तो अब तक हम डीएनए स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमने डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, जैसे कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट और लास्ट एक्सपेरिमेंट था हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करता है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन पे। तो आज हम डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, जिससे हमें कुछ आइडिया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना। ओके, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट स्टेप होता है। हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल डोग्मा में बेसिकली 3 प्रोसेस आते हैं। पहला रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन और तीसरा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन होता है और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है। तो अब हम हमारा पहला टॉपिक जो है डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन क्यों जरूरी होता है? ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर ये नहीं हो तो क्यों, तो क्या होगा? ये अब हम जानते हैं। जब देखो बच्चों, जब कोई सेल होती है, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं या यूनिसेलुलर एनिमल्स। आपको तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर पता होगा। यूनिसेलुलर मतलब वो एनिमल्स जो कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूनि यानी वन। ठीक है, सिंगल सेल को हम यूनिसेलुलर कहते हैं और जो मल्टीपल सेल्स होती हैं, मल्टीपल सेल्स के ग्रुप्स को हम मल्टी सेलुलर्स कहते हैं। तो यूनिसेलुलर्स और मल्टी, हम लोग क्या है? हम लोग मल्टी सेलुलर्स है। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए हम मल्टी सेलुलर्स है। कुछ प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, वो सिंगल सेल होते हैं। एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है सारी लिविंग एक्टिविटीज को करने की कैपेसिटी होती है। ओके, तो एक सिंगल सेल भी सारी एक्टिविटीज कर सकती है और बहुत सारी सेल्स तो करती हैं। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक सेल डिवाइड होकर जब 2 सेल बनाती है तो उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, एक सेल डिवाइड होकर जब 2 सेल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब जो हमारा डीएनए होता है वो क्या, वो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिए होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा कलर, हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारे बॉडी में कौन कौन से प्रोटीन्स बनेंगी, कौन सी रिएक्शंस होंगी, कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके पास होती है? वो डीएनए के पास होती है। ठीक है, तो इसलिए अब अगर एक सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल बनेगी, यानी यही सेल डिवाइड होके 2 सेल बन रही है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो सेल है इसके अंदर सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस सेल की भी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर ये सेल है, इसके पास डीएनए, इसके पास ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये इसका डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये डीएनए प्रेजेंट है इसके पास, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है इस सेल की सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है यही ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए में जाती है, फिर आरएनए से क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनती है और फिर प्रोटीन जो होती है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाती हैं। ठीक है, तो अब जब ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो डीएनए की इंफॉर्मेशन इन दोनों सेल में इक्वली जानी चाहिए।
ठीक है। इसीलिए जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे जो ये डीएनए होता है ये रेप्लिकेट होता है और क्या करता है, ये जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेट होता है और अपने ही जैसा एक और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेता है और फिर ये जब ये सेल डिवाइड होती है तो एक जो है दो डॉटर सेल्स बनती हैं और दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली ये डीएनए क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। इंफॉर्मेशन को लेके ये इनहेरिट हो जाता है। फिर जब ये सेल्स डिवाइड करती है तो ये फिर से जब ये सेल्स डिवाइड करेंगे तो फिर से रेप्लिकेट होगा और फिर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें क्या फर्क होता है। फर्क से पहले हमें ये जानना है कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। देखिए, प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इनमें डिफरेंस होते हैं। लेकिन जो कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन की कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिमिलर होती हैं हर टाइप के, चाहे वो प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन हो या यूकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन हो। तो आज हम उन्हीं सिमिलैरिटीज, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। तो प्रोकैरियोट, पहले तो थोड़ा सा हम जान लें प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन और यूकैरियोटिक सेल डिवीजन को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, तो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है कि हमें बेसिकली यहाँ जानना है कि किस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। एक होती है इंटरवल स्टेज, ठीक है, दूसरी होती है क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन स्टेज। ठीक है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन स्टेज। फिर आती है डिवीजन स्टेज। ओके, डिवीजन स्टेज को हम डी से कह सकते हैं, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन जो होता है इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं और इंटरवल स्टेज जो होती है उसको आई से कह सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो जब ग्रो कर रही होती है तो वो इंटरवल स्टेज होती है। ठीक है, इंटरवल स्टेज के बाद जब उसको डिवीजन करना होता है तो वो डिवीजन के बाद, जब इंटरवल स्टेज तो ग्रोइंग स्टेज हो गई, डेवलपमेंटल स्टेज हो गई, उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन एक्चुअली रेप्लिकेशन स्टेज होती है और इसके बाद आता है डिवीजन स्टेज, जहाँ पे जो सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है। ठीक है, और फिर वो सेल जो होती है फिर ग्रोइंग स्टेज में जाती है, इंटरवल स्टेज में, और फिर से वो डुप्लीकेट करती है अपने डुप्लीकेट या रेप्लिकेट करती है अपने डीएनए को और फिर से वो डिवाइड करती है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन की एक साइकिल है और जिसमें कि जो क्रोमोसोम का यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन स्टेज में। और एक और बात होती है कि जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो आपका जो ये सेल साइकिल है, ठीक है, ये सारी जो स्टेजेस यानी कि ये तीनों स्टेज है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही होती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सी स्टेज और डी स्टेज है ये एक साथ चल रही होती है। मतलब अगर सेल डिवाइड हो रही है तो जो डिवीजन का एंड होगा उस एंड टाइम तक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ऐसा भी हो कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन यानी डीएनए के रेप्लिकेशन का जो लास्ट जो डीएनए की रेप्लिकेशन की जो एंडिंग प्रोसेस होता है उसको हम डीएनए टर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि रेप्लिकेशन का जो टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है हो सकता है कि वो डिवीजन के स्टेज तक चले, मतलब सेल के डिवीजन के टाइम तक टर्मिनेशन हो डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि इसमें जो स्टेजेस होते हैं ये ओवरलैप करती हैं। क्यों ओवरलैप करती हैं, ये बात भी मैं अभी आपको बताती हूँ जब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़े। पहले यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम लोग के यूकैरियोट्स में क्या जो सेल डिवीजन होता है, यूकैरियोट्स का जो सेल डिवीजन होता है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये आपकी G1 स्टेज है, फिर यहाँ पे यहाँ नहीं, यहाँ पे आ जाता है
एस स्टेज, फिर एस स्टेज के बाद ये G2 स्टेज है, G2 स्टेज, और ये M स्टेज। ठीक है, ये जो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज जो होती है वो आपकी G1 होती है, और फिर G2 स्टेज है, फिर M स्टेज आ जाती है। तो देखें क्या होता है कि G1 स्टेज जो होती है ये क्या होती है, सेल की ग्रोइंग स्टेज होती है, मतलब सेल डेवलप कर रही होती है खुद को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे पूरी डेवलपमेंटल ग्रोइंग स्टेज होती है, यहाँ पे सारी प्रिपरेशन की जाती है, क्योंकि सेल के डिवीजन से पहले डीएनए का डिवीजन होना जरूरी है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है मैं आपको भी बताऊंगी। तो सेल के डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि जो एस स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ये बात याद रखिएगा। यूकैरियोट्स में एस स्टेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और प्रोकैरियोट्स में सी स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जो एस स्टेज में रेप्लिकेशन होना है उसकी पूरी प्रिपरेशन G1 स्टेज में होती है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। G2 फेज में आते आते दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फिर M फेज में पूरी सेल डिवाइड हो जाती है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो तो सीक्वेंस से चल रहा होता है, यहाँ का जो साइकिल है ये ओवरलैप कर रही होती है। क्यों कर रही होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें जो न्यूक्लियस नहीं होता है वो ट्रू न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये अंदर डीएनए बना हुआ है। ठीक है, तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ एक डेंस पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो अब यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो सेल है, अब हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें दो पार्ट्स होते हैं सेल डिवीजन के। पहला क्या होता है, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, मैं इधर लिखती हूँ, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वो जो होता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, काइनेसिस यानी डिवीजन। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस की एंडिंग का टाइम होता है वैसे ही सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक सेल ये थी, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ये सेल थी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर दूं इधर फिर आपको समझाऊं। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या हुआ, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ेगा दोनों न्यूक्लियस में जाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब डिवीजन के टाइम पे मैंने बताया था कि डिवीजन के टाइम पे जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन के फॉर्म मतलब हिस्टोन के साथ बाइंड होकर वो क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ, डीएनए में, सॉरी न्यूक्लियस में। ठीक है, तो जब डिवीजन का टाइम होता है तो क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है। क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये डिवीजन हुआ तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, इधर भी चला गया और इधर भी चला गया, रेप्लिकेट हो गया इक्वल अमाउंट में, दोनों साइड आ गया। और जब ये न्यूक्लियस की एंडिंग हो रही है इसके बाद क्या होगा कि सेल भी क्या करेगी,
साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। ये इसका डीएनए कंटेंट है और फिर जो है सेल डिवाइड कर जाएगी दिस। ठीक है, ठीक है, ये सेल डिवाइड कर गई। तो यूकैरियोट्स में इस तरीके से डिवीजन हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना होता है, प्लस साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना होता है। इसलिए इसका जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है तो इसलिए इसकी जो जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सीक्वेंस में चल रही होती हैं। ठीक है, जो ये इतनी स्टेज है G1S और G2, ठीक है, G1S और G2, ये इस स्टेज को हम इंटरफेस भी कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। और एम तो माइटोटिक डिवीजन वाली स्टेज होती है। ठीक है, तो ये जो जितनी ये स्टेज होती है G1S यानी कि इंटरफेस के स्टेज के टाइम पे क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस होता है। और जैसे ही एम फेज आती है, एम फेज आते ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने लगता है। तो ये यूकैरियोटिक सेल डिवीजन है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें डेंस मतलब पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें बीच में थोड़ा सा डेंस पार्ट होता है जो कि क्या होता है, स्यूडो न्यूक्लियस हम उसे कह सकते हैं, वहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जब इसका प्रोकैरियोट्स में सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो साथ साथ इसका भी डिवीजन हो रहा होता है, यानी यहाँ पे चीजें एक साथ चल रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी न्यूक्लियस का पहले डिवीजन नहीं होना होता, यहाँ पे सब एक साथ हो रहा होता है। जब एक साथ हो रहा होता है इसीलिए ये सारी स्टेजेस जो होती हैं एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है उसमें किस पार्ट में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उनके स्टेजेस के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा। हालांकि हम आपको ये सेल साइकिल जो होती है, इसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ये सेल साइकिल सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इतना जान लें। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन पर। वैसे मैं आपको मतलब ये बात अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताई थी, फिर से बता रही हूँ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में दोनों में ही क्या होता है, ये डिफरेंट होता है क्योंकि दोनों में जो एंजाइम्स यूज होते हैं यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, दोनों में ही ये एंजाइम डिफरेंट नेम से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। एंजाइम्स अलग होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं इस डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। तो अभी हम आज के लेक्चर में उन्हीं सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो दोनों में कॉमन होती हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, पहले प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होती हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, जो दोनों में कॉमन होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है जो कॉमन होती है तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, वो क्या होता है कि जो अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होना होगा, डीएनए कुछ इस तरीके से होता ही है, और अगर हम इसको इस तरीके से ना बना के हम इसको सिंपल स्ट्रैंड्स बना देते हैं। ओके, ये सिंपल से स्ट्रैंड्स है, ये नाइट्रोजन की बेस पेयरिंग है। और मैंने कहा था कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक होता है 5' to 3' एंड होता है 3' नहीं 5' एंड 3' एंड, और एक इधर हो गया 3' एंड 5' एंड। ठीक है, तो एक इस तरीके से होता है, एक इस तरह से एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के मतलब पैरेलल चल रहे होते हैं। ये क्या है, ये नाइट्रोजन की बेस पेयरिंग है। अभी मैंने ये नहीं लिखे कौन सा नाइट्रोजन बेसिस बने हैं, बट ये आप मानिए नाइट्रोजन की बेस पेयरिंग है। तो ये एक डीएनए है। ठीक है, तो जो फर्स्ट अब जब डीएनए को रेप्लिकेट होना होगा तो कहीं से एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे डीएनए को खोलना होगा, क्योंकि रेप्लिकेट होने के लिए उसको एक स्ट्रैंड की जरूरत होगी। देखो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज के साथ साथ पढ़ते हैं। तो पहला क्या होता है, सबसे पहले एटी रिच रीजन्स की जरूरत होती है ओरिजिन ऑफ डीएनए के लिए। ओरिजिन ऑफ डीएनए कहाँ होते हैं, एटी रिच रीजन्स में। ठीक है, एटी रिच रीजन्स
जो पूरे जो डीएनए होता है उसमें कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एटी रिच रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और उसी सेगमेंट से क्या होता है डीएनए को खोला जाता है, उसकी ओरिजिन होती है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है। तो उन्हीं को हम एटी रिच रीजन्स कहते हैं। अब एटी रिच रीजन्स क्यों कहते हैं, इसके लिए भी हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक, ये इसके नाइट्रोजन बेसिस, यानी मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ थायामीन है, फिर यहाँ पे थायामीन है, फिर यहाँ पे एडेनिन आ गया, फिर एडेनिन आ गया, ठीक है, अगेन यहाँ पे एडेनिन आ गया, फिर यहाँ पे थायामीन आ गया, फिर यहाँ एडेनिन आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, ग्वानिन आ गया, अगेन ग्वानिन आ गया। मतलब ये तो रैंडम होते हैं, कोई सीक्वेंस तो वैसा होता नहीं है, बट ये रैंडम होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एडेनिन आ गया, ठीक। अब ये एक स्ट्रैंड बन गया, ये है 5 प्राइम एंड से ये 3 प्राइम एंड, ठीक। अब इसके जो नीचे स्ट्रैंड होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ हम बनाएंगे। अब यहाँ ऊपर जो है एडेनिन है तो यहाँ नीचे उसकी बेस पेयरिंग होगी जाके थायामीन से, ठीक है। इधर ग्वानिन है तो नीचे होगा साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन है ऊपर तो नीचे ग्वानिन होगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर थायामीन है तो नीचे एडेनिन होगा, फिर ये थायामीन है तो फिर यहाँ पे एडेनिन होगा, फिर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, थायामीन हो जाएगा, फिर यहाँ अगेन थायामीन हो जाएगा, फिर से थायामीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे थायामीन है तो यहाँ पे फिर एडेनिन हो जाएगा, फिर एडेनिन के नीचे थायामीन हो जाएगा, फिर ये क्या ग्वानिन है तो साइटोसिन हो जाएगा, इधर भी ग्वानिन है साइटोसिन और इधर एडेनिन है तो यहाँ पे थायामीन हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो गया 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। तो ये बात आपको इतनी तो डीएनए का स्ट्रक्चर ये अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे आपको इतना तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये क्या बन रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि एडेनिन और थायामीन इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लेकिन अब एडेनिन थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, हाई होगा। और इसके कंपेयर में एडेनिन थायामीन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो ग्वानिन साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और एडेनिन थायामीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ग्वानिन साइटोसिन लो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसलिए अब आप खुद ये लॉजिक लगाएं कि जब हम स्ट्रैंड में जाएंगे और हमें इस स्ट्रैंड को खोलना होगा, रेप्लिकेशन करने के लिए तो हमें दोनों स्ट्रैंड को ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो खोलने के लिए हमें सबसे बेस्ट रीजन कौन सा होगा जहां पे हम इजीली इसको क्या कर पाए, ओपन कर पाए, ओरिजिन इसकी कर पाए, ठीक है। तो ओरिजिन करने के लिए बेस्ट रीजन क्या होगा, वो जगह जहां के बॉन्ड्स इजीली क्या हो, ब्रेक हो, मेल्ट हो, ठीक है। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक और मेल्ट कौन से हो सकते हैं, एडेनिन थायामीन हो सकते हैं। इसलिए एडेनिन और थायामीन से जो रिच रीजन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एटी रिच रीजन्स होते हैं, एटी रिच रीजन्स, सॉरी, ठीक है, एटी रीजन्स लिखा है, एटी रिच रीजन्स। एटी रीजन्स तो बहुत से होते हैं, एटी रिच यानी कि जहाँ पे एडेनिन थायामीन वाले रीजन्स ज्यादा हो, ठीक है, एटी रिच रीजन्स। जैसे कि जो मैंने स्ट्रैंड बनाया है इसमें हम देखें तो एटी रिच रीजन्स क्या है, यहां से और यहां तक इतना एरिया आप देखें तो इतने एरिया में आपको एडेनिन थायामीन होंगे। तो जब भी कोई कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस ओरिजिन को यानी डीएनए को ओपन करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब हम रेप्लिकेशन की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे, तो उनके लिए क्या इजी होता है कि इन रीजन्स पे वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन्स फैक्टर्स होते हैं जो इस तरह के रीजन्स को ढूंढते हैं जहां पे डीएनए को ओपन करना इजी हो,
ठीक है, तो उनको ये रीजन जो होते हैं मोर सुटेबल लगते हैं। ये कौन से रीजन होते हैं? ये होते हैं एटी रिच रीजन्स, ठीक है, एटी रिच रीजन्स। ये मोस्ट सुटेबल रीजन्स होते हैं डीएनए को ओपन करने के लिए, ठीक है। इन्हीं को साइट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन हो जाता है। जब ये यहाँ से ओपन हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके से शो करता है। ये डीएनए था, इधर साइड से डीएनए, अब ये जो रीजन था यहाँ से ओपन हो गया इस तरह से, और ये, ठीक है, तो ये इस तरह से ओपन हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें एक टेम्पलेट की जरूरत होती है। अब देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब एक की कॉपी बनना, डीएनए की कॉपी बनना रेप्लिकेशन हुआ। अब हम किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है ना, जिसपे हम रखकर कॉपी पेस्ट करें। अगर हमें मान लीजिए ये कोई स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसकी हमें कॉपी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, ये हम इसको टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे और फिर हम इसकी कॉपी बना लेंगे, क्योंकि हमें सेम ऐसे बनाना है तो इसको टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे। तो रेप्लिकेशन के लिए जो नया डीएनए बनता है उसके लिए हमें चाहिए होता है एक टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए होती है। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ये हो गई जहाँ इसके ऊपर से डीएनए बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ये हो जाएगी जिसके ऊपर से ये नया डीएनए बनने लगेगा। और फिर क्या होगा कि ये स्ट्रैंड न्यू, एक इधर साइड से न्यू स्ट्रैंड बनेगा, एक इधर न्यू स्ट्रैंड बनेगा, और फिर दोनों दो स्ट्रैंड बन के अलग हो जाएंगे, ठीक। वो मैं आगे समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझ लिया कि डीएनए को बनने के लिए एक टेम्पलेट की भी जरूरत होती है, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसे बनता है। फाइन, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि जो डीएनए की साइट ऑफ ओरिजिन होती है उसके लिए जरूरी होता है हमें एटी रिच रीजन्स चाहिए होते हैं। एटी रिच रीजन्स क्या होते हैं? जहाँ पे एडेनिन थायामिन हाई अमाउंट पे प्रेजेंट हो, ठीक है। तो लगातार एडेनिन थायामिन वाले जो रीजन्स होते हैं उनको हम एटी रिच रीजन्स कहते हैं, क्योंकि एडेनिन थायामिन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो इज लो मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड होता है और इसलिए उसको ब्रेक करना ईजी होता है। तो वही क्या होते हैं? एटी रिच रीजन्स होते हैं। ओके, लेकिन तो हम इन्हीं को क्या कहते हैं? साइट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। साइट ऑफ ओरिजिन यानी कि जहां से डीएनए को ओपन किया जाए, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट किया जाए, वो क्या है? साइट ऑफ ओरिजिन है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में एक डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होती है, सिंगल साइट ऑफ ओरिजिन होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में से वन होता है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल होते हैं, ठीक है। मतलब यूकैरियोट के डीएनए में अलग अलग जगह से डीएनए ओपन हो जाता है रेप्लिकेशन के लिए, अलग अलग जगह पे उसकी ओरिजिन साइट होती है और अलग अलग जगह से, मतलब एक से ज्यादा जगह पे वो ओपन हो सकता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो सिर्फ एक जगह से ही ओपन होगा, फिर पूरा रेप्लिकेशन होगा उसी जगह से। प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट पोजीशन पर भी, डिफरेंट लोकेशन पर भी डीएनए जो है वो ओपन होता है और वहां से उसकी क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट था, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले थे, पहला पॉइंट हमारा यही था, डीएनए रिच रीजन्स का, मतलब सॉरी, एटी रिच रीजन्स का होना, क्योंकि यही वो रीजन्स होता है जहाँ पे डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेशन के लिए ओपन होता है। तो ये लेक्चर अब काफी लंबा होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों ना ये जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर स्टेप पे आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक जगह भी अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए या किसी प्रोसेस को आपने उसकी डेप्थ पे जाके नहीं समझा तो आगे के प्रोसेस को समझना थोड़ा टफ हो जाता है। तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट दें। थैंक यू।